हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 9 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दूसरी सवारी गाड़ी है। दोनों द्वारा अगर हम यात्रा करते हैं तो समय में अंतर 1 घंटा, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, जल्दी पहुंचाती है, यानी समय में अंतर 1 घंटा। फिर बोला कि मध्य के स्टेशनों पर जो रुकने का समय उस पर ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, यानी ध्यान में ना लिया जाए। यानी बीच में जब रेलगाड़ियां रुकती हैं तो उसमें भी तो समय खत्म होता है, तो वो बोला है कि उसको ध्यान में नहीं रखना है। इस कंडीशन पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल और सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक ये दिया हुआ है। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल तो हम मानते क्या है, माना सवारी गाड़ी जो है की औसत चाल जो है वो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल क्या होगी, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो फिर यक्स प्लस ये हो जाएगा बराबर यक्स प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें देखिए यहाँ समय में अंतर दिया हुआ है तो हम क्या निकालते हैं, समय, यानी 132 किलोमीटर की यात्रा करने में जो सवारी गाड़ी है उसके द्वारा लिया गया समय और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसके द्वारा लिया गया समय, ये दोनों समय ज्ञात कर लेते हैं। कि यात्रा करने में सवारी गाड़ी द्वारा सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 132 किलोमीटर और चाल है यक्स यानी इतना घंटा, तथा 132 किलोमीटर की यात्रा करने में जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यहां भी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 132 किलोमीटर और चाल हो गई x प्लस 11 यानी इतना घंटा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ये जो समय आया हुआ है 132 बटे यक्स घंटा और 132 बटे x प्लस 11 घंटा, ये जो समय है वो सवारी गाड़ी द्वारा है और ये समय जो है वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा जो समय लगता है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, इसका मतलब ये समय कम है इससे, तो इसका और इसका अंतर 1 घंटा ये दिया हुआ है, यहीं से हम रिलेशन बनाएंगे द्विघात समीकरण को निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 132 बटे यक्स माइनस 132 बटे यक्स प्लस 11 ये बराबर कितना घंटा दिया हुआ, 1 घंटा, यानी समय में अंतर 1 घंटे का है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 132 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 बटे यक्स और यहाँ बचेगा माइनस 1 बटे यक्स प्लस 11 बराबर कितना, 1।
अभी इसका जब गुणा हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 11 और फिर माइनस यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस कितना 11 यक्स बराबर 132। जब इस तरफ जाएगा तो 1 बटे 132 हो जाएगा। यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यानी इसका गुणा जब यहाँ होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 132 गुणे 11 यानी 11 गुणे 132। गुणा करके देखते हैं कितना आता है तो 132 गुणे 11 2 3 1 2 3 1 2 3 और 2 5 3 1 4 यानी 1452। ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर इतना। इसको इस तरफ लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स, ये प्लस इधर आएगा माइनस 1452 बराबर कितना 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया इस तरीके के गुणनखंड को सॉल्व करना। इसका और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल हो जाएगा 1452, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 तियां 6, 2 छक 12, 2 तियां 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर 11 11 यम 121 और फिर 11 एकम 11। ठीक है, अब इसी में से हमको ब्रेक करना है यानी संख्याओं को चूज करना है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तियां 12 या 11 तियां 33, 11 तियां 33 और 33 दूनी 66 और फिर 11 दूनी 22। हमको कितना चाहिए 11 चाहिए, 2 दूनी 4, 11 चौक 44 और 11 तियां 33। 44 और 33 में अंतर 11 का होता है। ठीक है, तो फिर हमें मिल गया, गुणनखंडन हमारा हो गया। तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33। ठीक है, 11 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 11 तियां 33 यानी 44 में से 33 जाएगा तो 11 आएगा और गुणा जब हम करेंगे 44 और माइनस 33 का तो माइनस में 1452 आएगा। ठीक है, माइनस 1452 और बराबर कितना 0। यहाँ एक्स भी है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स और फिर माइनस 1452 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए यक्स को कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 44 फिर माइनस में 33 को कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ से यक्स और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 44 बाहर ही जाएगा बराबर कितना 0। यानी यक्स प्लस 44 और यहाँ एक्स माइनस कितना 33 बराबर कितना 0। गुणनखंड हमारा हो गया। आई थिंक आपको अब तक गुणनखंड सीख समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छी तरह से सीख भी चुके होंगे। अब देखिए हमको दोनों का मान निकालना है तो हम करते क्या है, जब यक्स प्लस 44 को 0 करते हैं तो यहाँ से यक्स का मान आएगा माइनस 44 और जब यक्स माइनस 33 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से यक्स बराबर कितना आएगा 33। ये चीज हम ले नहीं सकते, अग्राह्य हो जाएगा, ग्रहण योग्य नहीं यानी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते आंसर में क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यक्स बराबर 33 यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सवारी गाड़ी थी यानी यक्स बराबर कितना 33, तो आंसर क्या हो जाएगा सवारी गाड़ी की औसत चाल जो है वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल जो है वो इससे कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो फिर 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम आगे के क्वेश्चंस और आगे के प्रोसेस आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दो वर्गों के क्षेत्रफलों का
योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों जो उनका परिमाप होता है, परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, परिमापों का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर दिया हुआ है। फिर बोला यदि उनके परिमापों का अंतर जो है वो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, माना प्रथम वर्ग की जो भुजा है उसको मान लेते हैं कितना है, प्रथम वर्ग की जो भुजा है वो हम मान लेते हैं x मीटर तथा द्वितीय वर्ग की जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं y मीटर। यहाँ हम दो चर पद में मानते हैं, बाद में y का मान उठा के x के प्लेस पर रखेंगे, द्विघात बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार जो चीज है वहां पर क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, आप सबको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, ये होता है। तो जो प्रथम वर्ग है उसकी भुजा हमने x मीटर मानी है, तो इसका वर्ग कितना होगा x स्क्वायर। द्वितीय वर्ग जो है उसकी भुजा हमने y मीटर मानी है, तो इसका वर्ग यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। तो फिर x स्क्वायर प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, y स्क्वायर द्वितीय वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग कितना है 468। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्तानुसार वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप सबको पता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी भुजा का 4 गुना अगर हम कर दे तो 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है। तो फिर द्वितीय जो शर्त है वो है उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो प्रथम वर्ग जो है वो प्रथम वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणे x यानी 4x, और द्वितीय परिमाप यानी द्वितीय वर्ग जो है उसका परिमाप, अगर भुजा y है तो 4 गुणे y यानी 4y। इसका अंतर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2 बनाने से पहले यहाँ देखिए 4 कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 24/4, 4 6 24, तो फिर x माइनस वाई बराबर कितना 6। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान हो जाएगा, ये जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस कितना 6, यानी x का मान y प्लस कितना आ गया 6। इसी x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहां जब हम रखेंगे तो y प्लस 6 पूरे की घात 2 हो जाएगा, और धन कितना y स्क्वायर बराबर 400 कितना 68 है कि नहीं। इसके प्लेस पर x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6 है, हमने यहाँ y प्लस 6 रखा उसका वर्ग क्योंकि x का वर्ग था, और फिर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं और फिर उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए a प्लस बी पूरे की घात 2 के रूप में लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b 6, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का वर्ग, और धन y स्क्वायर बराबर 468। आप सबको a प्लस बी पूरे की घात 2 यानी a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, इसकी सरल समीकरण तो आती ही होगी। यहाँ a के प्लेस पर x y और b के प्लेस पर 6 लिखा था, तो फिर y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे y गुणे 6 प्लस b वर्ग यानी 6 का वर्ग।
ये हो गया वाई स्क्वायर कितने वाई स्क्वायर 2y²। अभी 6 दूनी कितना होगा 12y, और जब इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36, और ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर कितना 0। ये हो गया 2y² प्लस 12y। 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, और 4 यहाँ 432 आ गया बराबर कितना 0। देखिए दो सब में 2 छक 12, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ से y² प्लस 6y और माइनस 2 का भाग जब इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक अनंत 2, 2 छक 12 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए इन दोनों पदों का गुणनफल 0 है, तो 0 होने के लिए जब भी दो पदों का गुणनफल 0 होता है तो उसमें से एक पद 0 होना अनिवार्य है। 2 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसका गुणनफल 0 होने के लिए आप लिखेंगे, इसलिए y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 0/2 भाग हो जाएगा 0/2, और अंश अगर किसी भिन्न का 0 है तो उसका मान क्या होता है 0। अब देखिए यहाँ पे y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है, तो 216 जो यहाँ लिखा हुआ है तो 1 अनंत 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चीस 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवे 27, 3 त्रिक 9, और फिर 3 एकम कितना 3। हमको 6 चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 18 में अंतर 6 का होगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम गुणनखंड करके, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फिर ये y² प्लस हम इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 12 y माइनस 216 बराबर कितना 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y² प्लस 18y और माइनस कितना 12y बराबर माइनस 216 बराबर कितना 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y कॉमन होगा तो y प्लस 18 बचेगा, और माइनस में 12 कॉमन करेंगे तो y, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 18 बराबर कितना 0। y प्लस 18 पूरे में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, y माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंडन हो गया। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, ठीक। यहाँ याद रखिएगा कि x जो है वो y प्लस 6 था वहां पे जो हमने निकाला था। तो हम क्या करेंगे, जब आपको अगर नोट्स बनाने होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो जब y प्लस 18 बराबर 0 तो उस कंडीशन में y माइनस में 18 आ जाएगा, और माइनस में 18 ये क्या हो जाएगा अग्राह्य, क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा दूरी के फॉर्म में होती है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। और जब y माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो इस कंडीशन में y कितना आ जाएगा 12। y हमने क्या माना था, जो द्वितीय वर्ग था उसकी भुजा हमने मानी थी y बराबर 12। अगर y बराबर 12 है तब x बराबर कितना है y प्लस 6, तो 12 प्लस 6 y के स्थान पे 12 रखेंगे तो 12 प्लस 6 बराबर कितना 18, यानी x बराबर कितना आ गया 18। तो हमने x क्या माना था प्रथम वर्ग की भुजा और y द्वितीय वर्ग की भुजा, अतः आंसर क्या हो जाएगा वर्गों की भुजाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एक 18 मीटर तथा दूसरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो एक 18 मीटर और दूसरी कितनी है 12 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 के 11 क्वेश्चन थे, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस भी पसंद आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।